शराब और महादेव घोटाले पर सुनवाई होनी है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अनवर ढेबर समेत 4 आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। रायपुर स्पेशल कोर्ट में होगी सुनवाई और पूछताछ के लिए ईडी ने स्पेशल कोर्ट से लगाया है आवेदन। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित घोटाले शराब घोटाला और महादेव सट्टा ऐप घोटाला, इसको लेकर अब सुनवाई होनी है। अनवर ढेबर समेत 4 आरोपियों से होगी पूछताछ। रायपुर स्पेशल कोर्ट में होगी सुनवाई। पूछताछ के लिए ईडी ने स्पेशल कोर्ट में लगाया है आवेदन। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में फंसे अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत अर्जी को कई बार कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है और अब यह अपडेट निकलकर सामने आ रही है। इन दोनों ही घोटाले को लेकर कि आरोपियों से पूछताछ होगी और महादेव घोटाले ऐप और शराब घोटाले पर सुनवाई होनी है। अनवर ढेबर समेत 4 आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। रायपुर स्पेशल कोर्ट में होगी सुनवाई। पूछताछ के लिए ईडी ने स्पेशल कोर्ट में लगाया है आवेदन। तो देखिए, ये दो बड़े घोटाले, शराब घोटाला और महादेव सट्टा ऐप घोटाला, इस पर सुनवाई होनी है। अनवर ढेबर समेत 4 आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। अगर बात करें अनवर ढेबर की, तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में फंसे अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत की अर्जी उन्होंने कई बार लगाई है, लेकिन उनकी खारिज होती आई है हाईकोर्ट से ये याचिकाएं। और अब इस पर ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि अनवर ढेबर समेत 4 आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी खोमन साहू रायपुर से। खोमन, लगातार कार्रवाई जारी है छत्तीसगढ़ के 2 बहुचर्चित घोटालों पर, अब इस पर क्या अपडेट्स है? देखिए अंजलि, 2 बड़े घोटाले, महादेव सट्टा ऐप की बात की जाए या शराब घोटाले की बात की जाए, यही कारण है कि ईडी और ईओडब्ल्यू के जो अधिकारी हैं इनसे जुड़े मामलों पर लगातार पूछताछ कर रहे हैं। अगर आज की बात की जाए तो अनवर ढेबर जो शराब घोटाले मामले में अभी केंद्रीय जेल में बंद है, उनसे आज कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो ईडी की टीम जो कोर्ट से अनुमति मांगेगी उनसे पूछताछ के लिए। फिर ईडी की टीम जो है अनवर ढेबर से पूछताछ करेगी कि शराब घोटाले में और कौन कौन लोग शामिल है, कौन से राजनेता हैं, कौन से अधिकारी हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं। और लगातार ईडी की टीम जो है अंजलि पूछताछ कर रही है और अलग अलग लोगों को जो है, कुछ दिन पहले आपने देखा था कि उनके जो बेटे हैं जुनेद, उनसे भी पूछताछ की है। तो लगातार इस दोनों मामले पर जो ईओडब्ल्यू के अधिकारी हैं आमने सामने बैठाकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आने वाले दिनों में और भी ऐसे कई खुलासे हो सकते हैं। हाल ही की पुलिस ने अभी तक 119 करोड़ की जो उनकी संपत्ति है उसको अटैच कर दिया है। अंजलि जी बिल्कुल, लगातार पूछताछ की जा रही है, खुलासे हो रहे हैं और उसको देखते हुए गिरफ्तारियां भी हो रही है। ऐसे में ये आवेदन और पूछताछ के लिए खोमन आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि एक और बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ में 2 मंत्री पदों के लिए दावेदार सक्रिय। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से चुने गए हैं सांसद और मंत्री पद से इस्तीफे के बाद एक पद होगा खाली। पहले से ही मैं आपको बता दूं कि पहले से ही साय मंत्रिमंडल में एक मंत्री पद खाली है। वहीं 18 जून तक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे बृजमोहन अग्रवाल और उसके बाद एक और मंत्री पद खाली हो जाएगा। तो ऐसे में 2 मंत्री पद खाली होने वाले हैं साय सरकार में। मंत्री बनने की दौड़ में कई बड़े नेता शामिल हैं, सक्रिय नजर आ रहे हैं। दौड़ में अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल का नाम है। तो वहीं रेस में धर्मलाल कौशिक, लता उसेंडी का नाम भी शामिल है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में अब 2 मंत्री पदों के लिए दावेदारी सक्रिय हो गई है। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से चुने गए हैं सांसद। इससे पहले वो रायपुर दक्षिण से विधायक है, लेकिन अब उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, मंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनका रुख अब दिल्ली की ओर है। ऐसे में अपडेट्स ले लेते हैं, मेरे सहयोगी खोमन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। खोमन, अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जैसे ही बृजमोहन अग्रवाल अब इस्तीफा देंगे तो ऐसे में 2 मंत्री पद खाली हो जाएंगे साय सरकार में। उस पर दावेदारी सक्रिय नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली से लेकर राजधानी रायपुर के संगठन स्तर के नेताओं से लगातार जो दावेदार हैं वो मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से 2 जो मंत्री पद खाली होने वाला है, एक तो पहले से ही खाली है और दूसरा जो बृजमोहन अग्रवाल मंत्री पद से इस्तीफा देंगे उसके बाद से 2 पद खाली हो जाएगा। अंजलि, ये 2 पदों पर कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो काफी पहले नंबर पर दावेदारी कर रहे हैं। जैसे पूर्व वित्त मंत्री रहे अमर अग्रवाल जो बिलासपुर से विधायक हैं। इसके अलावा जो अगर बात की जाए राजेश मूणत जो रायपुर पश्चिम से विधायक हैं, कुरुद के जो विधायक हैं अजय चंद्राकर, इसके अलावा जो लता उसेंडी है, इसके अलावा धर्मलाल कौशिक है, ऐसे कई दिग्गज हैं
जो मंत्री पद के रेस में। इसके अलावा आपने देखा होगा तोखन साहू जो केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए हैं, कई ऐसे चौंकाने वाले फैसले हमेशा भारतीय जनता पार्टी लेते हैं। अंजलि, तो इस बार देखने वाली बात होगी, क्या दिग्गजों पर दांव लगाएगी या कोई नया चेहरा फिर लेकर भारतीय जनता पार्टी आने वाली। फिलहाल जो 2 पद खाली होने वाले, बिल्कुल हम अक्सर देखते हैं जिन नामों पर कयास लगाया जाता है उसके अलग ही, उसके विपरीत ही कोई नाम निकलकर सामने आता है। लेकिन क्या दोनों के दोनों मंत्री पदों की आपूर्ति करेगी साय सरकार, क्योंकि इससे पहले एक मंत्री पद तो खाली ही था। देखिए, निश्चित तौर पर दोनों पद को भरा जाएगा ताकि आने वाले दिनों में शायद सरकार जो है लगातार काम करेगी। और यही कारण है कि जो एक मंत्री पद खाली है और दूसरा मंत्री पद जो खाली होने वाला है, जो स्कूली शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल, वो दोनों पद भरने के बाद जो खाली विभाग है उन पर किस तरीके से तेजी लाया जाए, इस पर फोकस रहने वाला है। क्योंकि जब साय वापस दिल्ली से लौटकर राजधानी रायपुर पहुंचेंगे तो एक एक विभाग का वो समीक्षा करने वाले हैं। समीक्षा करने के बाद आने वाले दिनों में कैसे काम करना है, किस तरीके से रणनीति बनाएगी, इस पर भी चर्चा होना है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है आने वाले दिनों में तेजी दिखने मिलेगी और जो 2 पद खाली होने वाला है उस पर कहीं ना कहीं जो दावेदार है वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब विष्णुदेव साय सरकार कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया खुमन तमाम अपडेट्स के लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जशपुर के गृहगांव बगिया के कैंप कार्यालय में जनदर्शन कार्यक्रम अब फिर से शुरू हो गया है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी समस्या को लेकर कैंप कार्यालय पहुंच रहे हैं और उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए निराकरण भी किया जा रहा है। बगिया स्थित कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय जनदर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्या सुन रही है और मौके पर ही इसका निराकरण की पहल भी कर रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में साय सरकार बनने के बाद 10 फरवरी से मुख्यमंत्री के निजी आवास बगिया में कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी लोगों की समस्या का निदान किया जा रहा है। तो वही देखिए, मध्य प्रदेश में 6 महीने के अंदर अब उपचुनाव होंगे। ये एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सांसद बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सीट होगी खाली, तो वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बुधनी की सीट भी खाली हो जाएगी। उपचुनाव अमरवाड़ा से कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद भी उस सीट पर भी होंगे। तो अब मध्य प्रदेश में जहां मुख्य चुनाव खत्म हो चुका है, ऐसे में कई सीट खाली हो गई है। उन सीट के खाली होने की वजह से अब उपचुनाव की स्थिति में मध्य प्रदेश दिख रहा है। मध्य प्रदेश में 6 महीने के अंदर होंगे उपचुनाव। सांसद बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सीट होगी खाली, तो वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जहां से विधायक है बुधनी से, उनकी सीट भी खाली हो जाएगी क्योंकि उनको मोदी मंत्री बना दिया गया है। और वहीं अमरवाड़ा से कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद भी अब उपचुनाव होंगे उस सीट पर भी। इसी बीच मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की अहम बैठक है आज। यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मितेंद्र सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी होंगे इस बैठक में शामिल और प्रदेश पदाधिकारी को जिला अध्यक्ष होंगे बैठक में शामिल। यूथ कांग्रेस के संगठन और आगामी रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की अहम बैठक होनी है आज। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ चर्चा होगी, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, ये यूथ कांग्रेस की बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है, क्या कुछ इसके पीछे की रणनीति? देखिए अंजलि, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पूरी तरीके से हार मिली है। आखिर कार्यकर्ता कितने सक्रिय रहे, कितने प्रत्याशियों को फायदा पहुंचाया, कहां कहां चुनाव प्रचार के दौरान मौजूद रहे, आज सभी का विश्लेषण होगा। इसीलिए युवा कांग्रेस की ये बैठक बुलाई गई है। मितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। साथ ही जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। जिला अध्यक्षों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि बीच बीच में ये देखने के लिए मिला इस चुनाव में कि कई सारे विरोधाभास देखने के लिए मिले, कई नेता नाराज रहे, तो जिला अध्यक्ष भी उनके समर्थक में कूद पड़े। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जो आज इस बैठक में फैसला लिया जाएगा उससे यूथ कांग्रेस को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो यूथ कांग्रेस में मौजूद पदाधिकारी हैं और उनकी जो काम करने की शैली है उस पर मंथन किया जाएगा और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को
हटा दिया जाएगा। ये इस पर आज फैसले होने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है दिल्ली कि में सभी कांग्रेस की प्रत्याशियों से सीडब्ल्यूसी की बैठक भी हुई थी, वहां पर भी उमंग सिंगार पहुंचे थे, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे थे। तो क्या वहां पर कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनको आज यूथ कांग्रेस में भी बताया जाएगा? बिल्कुल सही बात है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये कहा गया है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई है वहां के तमाम सारे नेताओं के साथ बैठक की जाए और इस बैठक में तमाम सारे नेता आने वाले दिनों में मौजूद रहेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जीतू पटवारी को अपना कुनबा मजबूत करने के लिए वो तमाम सारे चेहरों को रखना पड़ेगा जो मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय रहे। और सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये कहा गया है कि तमाम सारे पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की जाए। कांग्रेस को ए से लेकर जेड तक की शुरुआत करनी है। ऐसे में तमाम सारे बड़े जो पदाधिकारी है उनके साथ ये चर्चा की जाए कि आखिर कांग्रेस को कैसे रिवाइज किया जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें हारी है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को हार मिली है। तो ऐसे में ये चुनौती है कि आने वाले समय में जब मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे अगले 5 साल बाद, तो ऐसे में कांग्रेस कितनी मजबूती से जमीनी स्तर पर बीजेपी का मुकाबला कर सके। तो इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में जीतू पटवारी को निर्देश दिए गए हैं और यही निर्देश युवा कांग्रेस के तमाम सारे पदाधिकारियों को दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे भी बेहद चिंताजनक है। ऐसे में आत्ममंथन करना बहुत जरूरी हो जाता है और ये बैठकों का दौर लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखा भी जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से मिल रही है। गाजीपुर जिला जेल से आज घर ले जाया जाएगा अब्बास अंसारी। पिता मुख्तार अंसारी की प्रार्थना सभा में होगा शरीक। अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से 12 जून तक मिली है कस्टडी पैरोल और कल कासगंज जेल से गाजीपुर जेल लाया गया था अब्बास। तो वहीं 10 से 12 जून तक दिन में अपने घर पर रह सकेगा अब्बास और शाम को वापस गाजीपुर जेल लाया जाएगा अब्बास। वहीं रात में गाजीपुर जेल में ही रहेगा अब्बास। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि गाजीपुर जिला जेल से आज घर ले जाया जाएगा अब्बास अंसारी। मैं आपको बता दूं कि अब्बास अंसारी जेल में बंद है और पिता मुख्तार अंसारी की प्रार्थना सभा में होगा शरीक। अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से 12 जून तक मिली है कस्टडी पैरोल और 10 से 12 जून तक दिन में अपने घर पर रह सकेगा अब्बास। तो वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर हुए हमले की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है और उपराज्यपाल, डीजीपी और जम्मू कश्मीर से बात कर घटना के बारे में जानकारी ली है और कहा कि इस कायरतापूर्ण हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून के शिकंजे में लिया जाएगा। ये दुख जताते हुए अमित शाह। तो वहीं जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस हमले की निंदा करते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में शिव खोड़ी मंदिर से तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुए आतंकी हमले में 10 लोगों के निधन की खबर बेहद दुखद है। हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। आतंकियों द्वारा किया गया ये कायराना हमला अत्यंत ही निंदनीय है। इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। और जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर जब गोलीबारी की, जिससे बस खाई में जा गिरी और इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग भी घायल हो गए। तो इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है यात्रियों की मौत पर और घायलों पर। तो देखिए, एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि अब जहां शपथ ग्रहण समारोह हो गया है मोदी कैबिनेट 3.0 का, ऐसे में शपथ के बाद अब विभाग बंटवारे पर टिकी है सबकी नजर। बीजेपी के पास ही रहेंगे अहम मंत्रालय, ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एनडीए के बाकी साथियों को दूसरे मंत्रालयों से ही करना पड़ेगा संतोष। जहां पर अभी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी को कुछ बड़े मंत्रालय अन्य घटक दलों को भी सौंपना पड़ सके, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। शपथ के बाद अब जहां विभाग बंटवारे पर, मंत्रालय बंटवारे पर सबकी नजरें टिकी हैं, तो ऐसे में ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेंगे अहम मंत्रालय और एनडीए के बाकी साथियों को दूसरे मंत्रालयों से ही करना पड़ेगा संतोष।